अब हम जीवों में विकास और वर्गीकरण पर विचार करते हैं। जीवों के अभिलक्षणों यानी उनकी आकृति और व्यवहार का विवरण करने वाले लक्षणों के आधार पर ही जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन सभी जीवों में आधारभूत अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स समान होते हैं। जैसे सभी सजीवों की आधारभूत इकाई कोशिका है। कुछ अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान नहीं होते। विभिन्न जीवों के मध्य समानताओं के आधार पर ही जीवों को एक समूह में रखा जाता है और ये उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। एक अन्य आधारभूत अभिलक्षण है केंद्रक। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक होता है और कुछ में केंद्रक नहीं होता। फिर केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों की एक कोशिका या बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक डिजाइन में एक आधारभूत अंतर बताता है। बहुकोशिका जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या ना होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जीव पदानुक्रम विकसित हो रहे हैं। दो जीवों के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा और उनका उद्भव अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। विभिन्न स्पीशीज के डिजाइन में समानताएं ये दर्शाती हैं कि इनका विकास एक ही पूर्वजों से हुआ है। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृप, एवं जल स्थर चर की भांति ही स्तनधारियों के 4 पैर होते हैं। सभी में पैरों की आधारभूत संरचना एक समान है। यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, फिर भी पैरों की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे सभी अंग जो विभिन्न स्पीशीज में विभिन्न कार्य करते हैं, लेकिन जिनका आधारभूत डिजाइन समान होता है और जिनका उद्भव समान एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से होता है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि मेंढक, छिपकली, पक्षी और मानव के अग्रपाद। जैसे मेंढक के अग्रपाद कूदने के काम आते हैं, तो छिपकली के अग्रपाद रेंगने के, पक्षी के अग्रपाद उड़ने के काम आते हैं, तो मनुष्य के अग्रपाद पकड़ने के काम आते हैं। विभिन्न स्पीशीज में ऐसे अंग जो समान कार्य करते हैं और देखने में एक जैसे लगते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कि पक्षी और चमगादड़ के पंख जो उड़ने के काम आते हैं, लेकिन चमगादड़ के पंख उनकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्र बाहु की त्वचा के फैलाव से बनता है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है, इसलिए ये समजात लक्षण नहीं है। जैव विकास के बारे में हमें और अधिक जानकारी जीवाश्मों से मिलती है। ये जीवाश्म क्या होते हैं? सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन हो जाता है और वो समाप्त हो जाते हैं, परंतु कभी-कभी जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जहां इनका पूरी तरह अपघटन नहीं हो पाता। वो मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाते हैं और उनके शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है। जीव के इस प्रकार परिरक्षित अवशेष
जीवाश्म कहलाते हैं। ये जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात का अंदाजा हमें खुदाई की गहराई से या फिर फॉसिल डेटिंग से लगता है। ये फॉसिल डेटिंग क्या होती है? जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण करना फॉसिल डेटिंग कहलाता है। इसलिए जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीशीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। तुम्हें एक बात और बताएं, अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का भी विकास हुआ, जैसे कि प्लेनेरिया की अति सरल आंख, जो वास्तव में केवल एक नेत्र बिंदु है जो प्रकाश को पहचान सकता है। उसके मनुष्य की जटिल आंख तक विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा। जैव विकास के समय अंग या आकृति नए प्रकारों के लिए भी अनुकूलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, वो कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। जीवाश्म का अध्ययन हमें ये भी बता सकता है कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। 2000 वर्ष पहले से मनुष्य जंगली गोभी को खाद्य के रूप में उगाता था और इसके चयन द्वारा इसमें विभिन्न सब्जियां विकसित की। ये चयन प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम था। कुछ किसानों ने इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम कर पत्ता गोभी का विकास किया, तो कुछ किसानों ने पुष्पों की वृद्धि को रोककर ब्रोकली का विकास किया, तो कुछ ने बंधे पुष्पों यानी स्टेराइल फ्लावर्स से फूल गोभी को विकसित किया। कुछ ने जंगली गोभी के फूले हुए भाग से गांठ गोभी का विकास किया, तो कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों से केल नामक सब्जी का विकास किया। हम जानते हैं कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। इसलिए हम स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना से भी विकास संबंधी अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि ये आवश्यक नहीं कि नई स्पीशीज आने से पुरानी स्पीशीज विलुप्त हो जाए। ये भी आवश्यक नहीं कि नई स्पीशीज अपनी पूर्वज स्पीशीज से उत्तम ही हो। जैव विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, लेकिन विकास ने अधिक जटिल शारीरिक डिजाइन उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलता शारीरिक डिजाइन अभी भी अपना अस्तित्व और विविधताओं की उत्पत्ति बनाए हुए है। विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना ही विकास है। तो फिर मानव में इतनी विविधता क्यों? मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चला है कि हम सब एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए। वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गए। अफ्रीका से पश्चिम एशिया, वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया तथा पूर्व एशिया, वहाँ से इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे और पर्यावरण के साथ अनुकूलन के लिए उनमें परिवर्तन होते रहे। तो बेटा, अब तो आप समझ गई होगी ना कि प्रकृति इतनी विविध क्यों है और तुम भैया से अलग क्यों हो, है ना? यस मम्मी।